गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक श्री राम क्लासेस। आज हम करेंगे राजनीति विज्ञान के मूल आधार, जो कि आपकी बुक का नाम है। उसकी टॉपिक सरकार में हम कर रहे थे व्यवस्थापिका के कार्य। क्या कर रहे थे? व्यवस्थापिका के कार्य। हमारा टॉपिक था सरकार, और सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में हम कर रहे थे व्यवस्थापिका को एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। व्यवस्थापिका को हम संसद भी कहते हैं। संसद के 2 भाग, लोकसभा और राज्यसभा। जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती है? लोकसभा। और राज्यसभा में कौन होते हैं? अनुभव प्राप्त, योग्य और अनुभवी व्यक्ति, रिटायर्ड न्यायाधीश और प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, ताकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके साथ ही हमने कहा कि व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानून निर्माण करना। यानी व्यवस्थापिका अगर कानून नहीं बनाएगी तो कार्यपालिका देश पर प्रशासन कैसे करेगी, और न्यायपालिका न्याय किस आधार पर प्रदान करेगी। यानी व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका को आधार प्रदान करती है। इसलिए यह सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है व्यवस्थापिका। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है व्यवस्थापिका का। तो सबसे पहले हम व्यवस्थापिका का ही अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका में सबसे पहला व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? कानून निर्माण संबंधी कार्य। क्वेश्चन ऐसे आता है, व्यवस्थापिका के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। मेन रूप से आपको पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि इस बुक में आपको मेन रूप से पॉइंटों पे ही फोकस रखना है, क्योंकि पॉइंट बहुत ज्यादा है और पॉइंटों के ही नंबर होते हैं। तो पहला कार्य क्या है? कानून निर्माण संबंधी कार्य। यानी व्यवस्थापिका का सबसे और महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून निर्माण करना। यानी कोई भी कानून से संबंधित, यानी प्रस्ताव का, विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करना। क्या कहेंगे? विधेयक यानी कानून। विधेयकों का प्रारूप तैयार करना। फिर उन पर क्या करना? वाद विवाद करना। वाद विवाद करना, और उसके पश्चात ही उसको पेश करना। यह व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य है। दूसरा कार्य है संविधान में संशोधन का कार्य। संविधान में संशोधन का कार्य। संविधान में संशोधन संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका का दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संविधान में संशोधन करना। यानी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। कोई भी विधेयक जनता के हित में है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगी? व्यवस्थापिका। और ये अलग अलग देशों में संशोधन का कार्य अलग अलग है। जैसे ब्रिटेन में सामान्य बहुमत से ही क्या है? व्यवस्थापिका किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है, लेकिन भारत आदि देशों में कानून में संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। तीसरा कार्य हम करेंगे विचार विमर्शात्मक कार्य। विमर्शात्मक कार्य। इसमें हम वर्णन करेंगे विचार विमर्शात्मक कार्य। यानी कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले उस पर पर्याप्त रूप से विचार विमर्श किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि व्यवस्थापिका के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में कोई विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात दोनों सदनों में पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात ही वो पेश किया
जाएगा। अगला पॉइंट हमारा आता है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। चौथा पॉइंट है व्यवस्थापिका के कार्य का राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। वित्त यानी धन, वित्त पर नियंत्रण ये व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख कार्य है कि इसमें एक लोकोक्ति या कहावत प्रचलित है कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। यानी लोकसभा में क्या होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के प्रतिनिधियों को यानी ये अधिकार होता है कि वो जनता पर किस हिसाब से कर लगाए और किस हिसाब से उनको प्रस्तुत करे। जैसे व्यवस्थापिका के लिए वर्तमान समय में यानी क्या है, संसद शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें हम फ्रेंच भाषा के पार्लियामेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है विचारों के लिए एक सभा। इसके साथ ही हम ये करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखता है। जैसे मैंने बताया कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं के सिद्धांत पर व्यवस्थापिका कार्य करती है। व्यवस्थापिका यानी लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वो राष्ट्रीय वित्त पर अपना नियंत्रण रखते हैं और अपनी शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका ये निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए और धन को जनहितकारी कार्यों में कैसे प्रयोग किया जाए। यानी किन किन कार्यों पर टैक्स लगाया जाए और उन टैक्स से प्राप्त आय को किस प्रकार लोक कल्याणकारी साधनों यानी समाज कल्याणकारी साधनों पर लागू किया जाए। अगला पॉइंट हम करेंगे यानी प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण। अब व्यवस्थापिका प्रशासन पर कैसे नियंत्रण करती है कि व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, कानून निर्माण करना और इसके द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही कार्यपालिका देश पर प्रशासन करेगी। यानी व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव इत्यादि द्वारा क्या है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। और दूसरा यानी बहुमत के आधार पर भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और इसके साथ साथ संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन में भी ये इसके कार्य अलग अलग निर्भर करते हैं। पांचवें पॉइंट में आप लिखोगे ए नंबर, संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका कैसे कार्यपालिका को नियंत्रण करती है और अध्यक्षात्मक शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका उदाहरण है भारत और ब्रिटेन और अध्यक्षात्मक का क्या है, अमेरिका। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, नाममात्र का और वास्तविक, और इसका उदाहरण है भारत और ब्रिटेन। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं रखती। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में ही व्यवस्थापिका अधिक शक्तिशाली होती है। अगला पॉइंट हम करते हैं न्याय संबंधी कार्य।
न्याय संबंधी कार्य। इसका छठा पॉइंट है न्याय संबंधी कार्य। इसमें हम वही बात रिपीट कर सकते हैं, यानी व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका प्रशासन करेगी और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर ही न्यायपालिका हमें न्याय प्रदान करेगी। और न्यायपालिका का सर्वप्रमुख कार्य ये है कि कोई भी कार्य वैध है या अवैध है, जनता के हित में है या नहीं है, संविधान के नियमों के अनुरूप है या नहीं है, ये देखने का कार्य कौन करेगी? न्यायपालिका। तो क्या है? न्याय संबंधी कार्य, महत्वपूर्ण कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, क्योंकि व्यवस्थापिका के कानून बनाने की प्रक्रिया के आधार पर ही न्यायपालिका हमें न्याय प्रदान करेगी। जैसे अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। व्यवस्थापिका का उच्च सदन ब्रिटेन में, जैसे ब्रिटेन में, भारत में लोकसभा और राज्यसभा है। भारत में व्यवस्थापिका के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा है। जैसा कि मैंने अभी पढ़ा, इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में भी संसद के दो सदन। ये सेकेंड ईयर में आप ब्रिटेन का संविधान पढ़ोगे, इसमें पूरा स्पष्ट हो जाएगा। संसद के दो सदन, लोक सदन और लॉर्ड सभा। इस प्रकार से दो सदन होंगे और इस आधार पर ही, यानी लॉर्ड सभा उच्चतम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसी तरह फ्रांस में गणतंत्र परिषद, अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी न्याय संबंधी हमने भारत, इंग्लैंड और फ्रांस का उदाहरण दिया। फ्रांस में क्या है? गणतंत्र परिषद। फ्रांस गणतंत्र परिषद, यानी ये तीनों क्या है? यानी अपील के उच्चतम न्यायालय है और न्यायाधीशों की नियुक्ति में इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। व्यवस्थापिका के द्वारा सदस्यों तथा निजी सदस्यों पर निंदा करने का अभियोग भी लगाया जा सकता है। ऐसे विषयों के संबंध में सदन न्यायालय के रूप में कार्य करता है और सदन के द्वारा न केवल संसद सदस्यों वरन निजी व्यक्तियों को भी सदन की अवमानना के आरोप में दंडित किया जा सकता है। यानी न्याय की दृष्टि से व्यवस्थापिका ऐसे नियंत्रण रखती है कि ऐसे साधारण, यानी जो प्रशासन में व्यक्ति नहीं है, उन पर भी नियंत्रण रखती है। अगला पॉइंट हम करेंगे निर्वाचन संबंधी कार्य। सातवां पॉइंट है हमारा निर्वाचन संबंधी कार्य। यह भी व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य है। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य निर्वाचन संबंधी कानूनों का निर्माण करना। कैसे निर्वाचन प्रक्रिया संभव होगी, किस समय होगी, प्रतिनिधियों के यानी कैंडिडेट जो है उनके लिए क्या नियमावली होगी, सब व्यवस्थापिका द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। यानी अधिकांश देशों में, दूसरे देशों के साथ एग्जाम्पल अपन करते हुए चलेंगे तो इससे नंबरों पर भी इफेक्ट पड़ता है। यानी क्या है? अधिकांश देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कार्य करती है। जैसे स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका क्या करती है? मंत्री परिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों का चुनाव करती है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में मंत्री परिषद और इसके सदस्यों का निर्वाचन करती है। और इसके साथ ही आगे आएगा वह विभिन्न सोवियत संघ में व्यवस्थापिका मंत्री परिषद के सदस्यों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। इसमें सोवियत संघ जो वर्तमान में अब रूस है, उसका विघटन हो चुका है,
उसमें व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी क्या कार्य करती है कि व्यवस्थापिका मंत्री परिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। इससे आगे का पॉइंट हम पढ़ेंगे समितियों और आयोगों की नियुक्ति। 8वां पॉइंट हमारा है समितियों और आयोगों की नियुक्ति। समितियों और आयोगों की नियुक्ति। ये कार्य भी व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण कार्य है, यानी विभिन्न समितियों यानी संस्थाओं का गठन भी कौन करती है? व्यवस्थापिका। यानी वो इसका क्या है? कानून निर्माण में सहयोग प्राप्त करती है। जैसे विधानमंडल समय समय पर क्या है? विधानमंडल यानी व्यवस्थापिका समय समय पर क्या होता है? विशेष कार्यों के लिए क्या है? समितियों का गठन करती है, जांच समितियों की गठन करती है और इसके साथ ही आयोगों की नियुक्ति भी करती है। यानी जांच के लिए समितियां और आयोगों का गठन का कार्य किसका है? व्यवस्थापिका का ही कार्य है। और इसके साथ ही अमेरिका में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन सीनेट के द्वारा जांच सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसमें समितियों और आयोगों की नियुक्ति में हम किसका उदाहरण देंगे? अमेरिका का। अमेरिका की सीनेट कितनी शक्तिशाली है? सीनेट सदन है ये, ठीक है। सीनेट इतनी शक्तिशाली है कि वो विभिन्न समितियों और आयोगों की जांच के लिए नियुक्ति करती है, अभियोगों की सुनवाई के लिए इनकी नियुक्ति करती है। और इसके साथ ही संसद, भारत में भी संसद समय समय पर विभिन्न आयोगों की नियुक्ति करती है। संसद यानी व्यवस्थापिका। भी हम भारत का उदाहरण देंगे कि भारत में भी व्यवस्थापिका समय समय पर विभिन्न आयोगों की नियुक्ति करती है। और इसके साथ ही यानी हम इसका उदाहरण देंगे कि भारत में अमेरिका और इंग्लैंड के आदर्श पर ही नियमों की रचना की गई है। और इस प्रकार संसद की यानी कार्यपालिका के कार्य और गतिविधियों पर व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसके साथ ही हम आगे का पॉइंट पढ़ेंगे जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। ये भी व्यवस्थापिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है? जन भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। जन भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। यानी व्यवस्थापिका का जो दूसरा सदन है लोकसभा, जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वो यानी उनसे तक बात कौन पहुंचाता है? मंत्री लोग। इस प्रकार व्यवस्थापिका हमारी जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भी कार्य करती है। जैसे जहां पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं। यानी ये वो सदन है जहां जनता के कष्टों और जनता की समस्याओं को क्या है यानी अवगत करवाया जाता है। और इसके साथ ही शासन को जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच भी कहा जा सकता है। जनता का रंगमंच किसको? व्यवस्थापिका को। क्योंकि जनता की समस्या को यही इसी मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। समस्याओं के समाधान के बारे में भी ब्यौरा दिया जाता है। इसके साथ ही साथ व्यवस्थापिका अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावशाली कार्य करती है। जैसे डॉक्टर गार्डनर ने कहा है, अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका केवल विधि निर्माण करने का ही कार्य नहीं करती। यानी व्यवस्थापिका का हम सबसे प्रमुख कार्य, अगर हमें एक या दो कार्य बताने हो तो हम क्या कहेंगे? कानून का निर्माण करना है और कानून में संशोधन करना है। इसके साथ ही व्यवस्थापिका केवल कानून निर्माण का कार्य ही नहीं करता, बल्कि
न्यायिक संबंधी, निर्देशक संबंधी और कार्यपालिका संबंधी। क्या हो गया? निर्वाचन संबंधी, इसे जनता का रंगमंच कहेंगे, और ही ये क्या है? निर्वाचन संबंधी, निर्देशक संबंधी और अन्य समाज से संबंधित कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्थापिका को हम जन भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का साधन मानते हैं, क्योंकि इसकी लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और कार्यपालिका से संबंधित कार्य भी व्यवस्थापिका करती है, क्योंकि आजकल प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण यानी कुछ कार्य यानी व्यवस्थापिका को सौंप दिए गए हैं और इसके कारण इसके कार्यों में बढ़ोतरी होती गई है। अब अपन ने पढ़े यानी व्यवस्थापिका के कार्य कौन कौन से थे? कानून निर्माण संबंधी कार्य, संविधान में संशोधन संबंधी कार्य, विचार विमर्शात्मक कार्य, राष्ट्रीय हित पर नियंत्रण, प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण में हमने पढ़ा संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका किस प्रकार नियंत्रण रखती है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका किस प्रकार नियंत्रण रखती है। आगे हमने किया न्याय संबंधी कार्य, उससे आगे हमने किया निर्वाचन संबंधी व्यवस्थापिका क्या क्या कार्य करती है। नेक्स्ट हमने किया समितियों और आयोगों की नियुक्ति, यानी विभिन्न यानी जांच के लिए और अपने कार्य को संपन्न करने के लिए व्यवस्थापिका विभिन्न समितियों और आयोगों का गठन करती है। और लास्ट में हमने पढ़ा जन भावनाओं की अभिव्यक्ति, यानी व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच भी कहा जाता है, और ये जनता के भावों, समस्याओं और अन्य बातों को यानी सरकार के समक्ष रखती है और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करती है। इसके साथ ही निर्वाचन संबंधी, न्यायिक और निर्देशन संबंधी और कार्यपालिका संबंधी कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा ही किए जाते हैं। इस प्रकार ये व्यवस्थापिका के कार्य संबंधी ये क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्यवस्थापिका का संगठन। व्यवस्थापिका का संगठन। इसमें हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका, वही चीज दोबारा रिपीट होगी, क्या है, इसके कितने सदन हैं, व्यवस्थापिका के एक सदन होने चाहिए या दो सदन होने चाहिए। व्यवस्थापिका का संगठन। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, सेम वही बात रिपीट होगी। आपको एक बात याद रखनी है कि व्यवस्थापिका यानी संसद यानी कानून निर्माण करना। प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना, विधेयकों का प्रारूप तैयार करना, उन पर वाद विवाद करना, उसके पश्चात उसको प्रस्तुत करना। दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने के पश्चात वो जनता के समक्ष रखा जाता है। तो कानून का संगठन में हम पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका यानी संसद। पहले प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि व्यवस्थापिका के कितने सदन होने चाहिए? एक सदन होने चाहिए, दो सदन होने चाहिए या दो से अधिक सदन होने चाहिए। अगर व्यवस्थापिका का एक सदन होगा तो क्या है, निरंकुश होने की संभावना रहती है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि असीमित शक्तियां प्रदान कर देना किसी व्यक्ति को असीमित शक्तियां प्रदान करना किसका प्रतीक है? निरंकुशता। क्या कहोगे? निरंकुशता। निरंकुशता का प्रतीक है। यानी एक सदन होगा तो क्या है, उसके निरंकुश होने की संभावना रहेगी, उस पर यानी अंकुश लगाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए बाद में ये निर्धारित किया गया कि व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए, यानी एक सदन सत्ता में है तो दूसरा सदन यानी
समस्याओं के बारे में अवगत कराना और जनता के हित के बारे में सूचना देना। तो अब हम पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका के कम से कम 2 सदन तो होने ही चाहिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार आता है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हो? एक ही बात है, ठीक है, यानी व्यवस्थापिका और संसद के 2 सदन, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या व्यवस्थापिका एक ही बात है। यानी फिर अंत में निर्धारित किया गया कि व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए। 2 सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में क्या होते हैं? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, यानी राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री प्लस उसका मंत्रिमंडल। और राज्यसभा में जैसे मैंने आपको पहले बताया, योग्य, अनुभवी, प्रतिष्ठित व्यक्ति, अवकाश प्राप्त मंत्री, प्रधानमंत्री और अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, रिटायर्ड वकील इत्यादि राज्यसभा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रकार राज्यसभा एक ऐसा सदन है, अगर ये नहीं हो तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए प्रथम सदन की मनमानी पर और स्वेच्छा पर रोक लगाने के लिए व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए। तो अपन स्टार्टिंग इस प्रकार करेंगे, व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका यानी 2 सदन होने चाहिए। भारत में 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। एक आधा एग्जाम्पल आप और दे देना। इंग्लैंड में 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और लोक सदन। इसके आगे ही हम ये पढ़ेंगे आगे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क, यानी व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए या नहीं। अगर आप द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में यानी तर्क पढ़ लेते हो तो विपक्ष में तर्क अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगे। अब ये व्यवस्थापिका की बारे में पढ़ने के पश्चात हम आगे करेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। पजल मत होना, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और व्यवस्थापिका एक ही बात है, एक ही क्वेश्चन है कि पक्ष में तर्क। और दूसरा बिंदु हमारा है, पहले को ये नंबर डालते हैं, दूसरे को भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क, यानी व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसके पक्ष और विपक्ष में हम चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।